हे फ्रेंड्स व्हाट्सअप। यहाँ तक आप लोगों के सपोर्ट के लिए शुक्रिया और ऐसे ही अपने सपोर्ट बनाए रहना। आज मैं जो आप लोगों के लिए एनिमे लेकर आया हूँ उसमें एक ऐसा शख्स जिसने अपनी निंजा की सबसे कठिन ट्रेनिंग को पूरा किया, साथ में वो निंजुत्सु सीखने के बाद लोगों को एक के बाद एक मारने लगा। उस बात का उसे कोई भी अफसोस नहीं होता था, इसलिए उसे वहाँ पर डेथ सेंटेंस मिल जाती है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मरने के आखिरी वक्त पर रियलाइज होता है कि वो अपनी बीबी को बहुत ज्यादा प्यार करता है, उसके लिए तो उसे जीना होगा। तभी वहाँ के लॉर्ड उसे एक मौका देते हैं, एक ऐसा आइलैंड जहाँ पर जाकर उसे लाइफ ऑफ एलेक्सिल को लाना होगा। भले ही वो कितना ज्यादा ताकतवर इंसान क्यों ना हो, उस आइलैंड की चुनौतियाँ इतनी ज्यादा होंगी। भले ही वो इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान क्यों ना हो, वो आइलैंड की चुनौतियाँ उसका कड़ा इम्तिहान लेंगी। वहाँ के क्रिएचर, वहाँ के जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। साथ ही वहाँ पर एलेक्सिल को प्रोटेक्ट करने वाले गॉड उनसे लड़कर वो लाइफ ऑफ एलेक्सिल शोगन के पास लाना होगा। और ये इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो और भी क्रिमिनल्स हैं वो भी उसके साथ आएंगे और वो भाग ना जाए, इसलिए उनके ऊपर नजर रखने के लिए समुराई भी उस आइलैंड में आएंगे। इन चुनौतियों को पार करने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपनी बीवी से मिल पाएगा। क्या वो ऐसा कर पाएगा, जानने के लिए बढ़ते हैं हमारी स्टोरी की तरफ। कहानी की शुरुआत में हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसे डेथ सेंटेंस मिली होती है। उसके सामने जो बैठे होते हैं वो वहाँ के लॉर्ड होते हैं और ये नजारा देख रहे होते हैं। जो गार्ड होता है वो अपनी स्वॉर्ड को चलाता है, लेकिन वो दो टुकड़ों में बट जाती है। इस चीज से वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि उसे जिंदगी में कोई आस नहीं, ना जाने उसने कितने लोगों को मारा, लेकिन अब उसकी बारी आ रही तो वो मर नहीं पा रहा। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि जर्नलिज्म का कोर्स कर रही होती है और वो बता रही होती है कि तुम्हारा नाम मैं गाबी मारू, तुम एक होलो हो जो कि निंजा की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग को पास करने के बाद तुम द होलो के नाम से जाने जाते हो और वही टेक्निक पढ़ते हो जिससे तुम लोगों को मार पाओ। अब वो यहाँ पर समझ गई तो गाबी मारू कहता है कि वो बंदा जिसे तलवार चलाने ही नहीं आती वो गाबी मारू को कैसे मार पाएगा। उसे यहाँ पर निंजुत्सु का भी यूज नहीं करना पड़ा। तो लड़की उससे पूछती है तुम्हें निंजुत्सु आता है तो क्या तुम मुझे वो दिखा सकते हो। तो गाबी मारू कहता है कि नहीं। उसके बाद गाबी मारू को एक जगह पर लाया जाता है और उसके पास बहुत सारी लकड़ियां रख दी जाती है और उसे जलाने की तैयारी की जाती है और एक सिपाही उसके पेट में एक भाला मारता है, लेकिन वो वहाँ पर टूट जाता है। इन चीजों की वजह से गाबी मारू उनसे माफी मांग रहा होता है। उसके बाद गाबी मारू को जला दिया जाता है, लेकिन उसके जो कपड़े होते हैं वो ही जल जाते हैं, पर वो वहाँ पर बच जाता है। और ये चीजें देखकर वहाँ के जो लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। फिर उसके बाद उसे जेल में डाल दिया जाता है। वहाँ पर वो अफसोस कर रहा होता है। वो रिपोर्टर लड़की से कहता है क्या तुम ये काम कर दोगी। लड़की कहती है कि जी बिल्कुल। तो गाबी मारू उसे कहता है कि मैं अपनी स्टोरी बताऊंगा, लेकिन उसे पहले मुझे कुछ कपड़े दे दो पहनने के लिए। लड़की कहती है कि कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे कपड़ों से। गाबी मारू उसे कहता है कि मेरी स्टोरी बिल्कुल बोरिंग है। तो लड़की कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को जो काम मिला है मैं वो पूरा करूंगी। फिर वो बताता है कि वो अपने गाँव में अपने माँ बाप के साथ रहता था, जहाँ पर उसके माँ बाप को एक दिन मार दिया गया। फिर वो बताता है कि वो निंजा की ट्रेनिंग किया जहाँ पर उसे मास्टर्स मिले। वो अपने मिशन खुद डिसाइड नहीं करता, शिनोबी उसको मिशन देते हैं और उस हिसाब से उसे करने होते हैं। वो जिसे मारने को कहते हैं वो उसे मार देता है। फिर वो बताता है कि गांव के मुखिया ने उसके माँ बाप को मार दिया था, लेकिन इसका रीजन उसे नहीं बताया गया था। वो आगे अपने बारे में बताता है कि शिनोबी वर्ल्ड का एक ही रूल है, उसे वहाँ पर ऑर्डर मिलते थे और वो लोगों को मारता चला जाता था। गाबी मारू बताता है कि उसे एक मिशन मिला था और वो गाँव से बाहर जाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसके जो साथी होते हैं उन्होंने उसको धोखा दे दिया और वहाँ पर उसे पकड़वा दिया। ये जरूर गांव के मुखिया का प्लान होगा और उसको एक जगह पर लेटाया जाता है जहां पर उसके दोनों पैर को बुल्फ से बांध दिया जाता है और उनके ऊपर आग लगा देते हैं, जिससे जो बुल्फ है वो बुल्फ बहुत तेजी से भागे, जिससे गाबी मारू है वो वहां पर मर जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो गाबी मारू होता है वो पूरी ताकत लगा के उन बुल्फ को रोक लेता है। ये देखने के बाद जो वहाँ का लॉर्ड होता है वो काफी गुस्सा करता है और कह रहा होता है कि ऐसा ही चलता रहा तो सरकार का एक दिन जरूर मजाक बनेगा। तभी वो
लड़की उसके पास आती है और उससे पूछती है कि तुम मरना चाहते हो, लेकिन तुम अपने आप को उसी टाइम पे बता भी लेते हो, आखिर तुम क्या चाहते हो। लड़की कहती है खैर जाने दो, तुम बताओ कि तुम गांव से दूर क्यों जाना चाहते थे। तो गाबीमारू बताता है कि इसका स्पेसिफिक रीजन नहीं है, वो पूरे गांव में सबसे ज्यादा बेस्ट शिनोबी था, इसलिए जो गांव का मुखिया था वो अपनी बेटी की शादी उससे करवाना चाहता था। वो लड़की बहुत ज्यादा अजीब थी, वो हमेशा उससे प्यार से बातें करती थी। जब भी वो घर जाता था और अपने शूज पहन के घर के अंदर चला जाता था तो वो प्यार से कहती थी कि अपने शूज को बाहर उतार के मेरे साथ खाना खाने आ जाओ। यही एक रीजन था जिसकी वजह से वो गांव छोड़कर जाना चाहता था। वो उस लड़की से तंग आ गया होता है, इसलिए वो अगले दिन गांव के मुखिया से मिलता है और उनसे एक परमिशन मांगता है कि वो गांव के बाहर जाना चाहता है। गांव के मुखिया वहां पर खुशी से उसको कहते हैं कि ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तभी गांव का मुखिया उसे बंदी बना लेता है और गाबीमारू को ये चीजें शुरू से ही पता थी। उसे पता था कि उसके ऊपर लोग नजर रख रहे हैं और उसकी सबसे बड़ी गलती थी कि वो गांव के मुखिया के पास गया और उससे परमिशन की डिमांड की। दूसरी तरफ जो वो लड़की होती है वो एक आदमी के साथ घूम रही होती है। वो कह रहा होता है मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, वो जैसा दिखता है वैसा है नहीं, वो बिल्कुल एक मॉन्स्टर है, उसे न मरने का डर है न मारने का। वो तुम्हारी यहाँ पर चिंता कर रहा है कि तुम उसके साथ मत रहो। उसे दाहुलो के नाम से जाना जाता है। जब उसे पकड़ा गया था तो उसने 20 लोगों को मार दिया था। यहाँ तक कि अफवाह है युवा कांकुरे नाम के जो शिनोबी है उन्हें लाइफ ऑफ एलेक्सिल को पिया है जिससे वो अमर हो गए हैं। ये केवल शिनचैक्यो में मिलती है। मेरी फालतू की बकवास पर ध्यान नहीं दीजिए, बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अपना ध्यान रखना, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो वो लड़की कहती है कि अगर वो मरना चाहता है तो वो 20 लोगों को क्यों ही मारेगा। फिर उसके बाद हमें गाबीमारू को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि वो मरना तो चाहता है लेकिन वो अपने आप को बचा रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जब वो बंदा गाबीमारू को मारने ही वाला होता है कि गाबीमारू अपने नेक की मसल को स्ट्रॉन्ग कर लेता है जिससे वो तलवार के 2 टुकड़े हो जाते हैं। वो लड़की का कहना बिल्कुल सही है कि आखिर मैं मरना तो चाहता हूँ लेकिन मर नहीं पा रहा हूँ। वो डिसाइड करता है कि अगला दिन उसका आखिरी दिन होगा। अगले दिन जो लोग होते हैं वो उसके ऊपर आग लगा देते हैं और ऑयल डाल देते हैं, लेकिन जो गाबीमारू होता है वो उससे भी बच जाता है। ये देखने के बाद वहाँ के लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। गाबीमारू यहाँ पर खुद बहुत ज्यादा हैरान होता है कि वो मर क्यों नहीं पा रहा है। वो लड़की कहती है कि मैंने जो तैयारी कर रखी है क्या हम उसको शुरू करें। गाबीमारू एक रूम के बीच में बैठ जाता है और उसे चारों तरफ से जो सोल्जर होते हैं वो अपनी शॉट के साथ उसे घेर लेते हैं। लॉर्ड बताता है कि ये रिपोर्टिंग के अलावा भी एक माहिर तलवारबाज है और इनका नाम है यामाडा सागेरी, जो कि पुराने जमाने से चले आ रहे यामाडा क्लेन जो कि क्रिमिनल्स को मौत के घाट उतारते हैं, ये उन्हीं की सदस्य है। गाबीमारू यहाँ पर हैरान होता है और कहता है कि भला एक एग्जीक्यूशनर मुझे मारने क्यों आएगी। सागेरी उसे बताती है कि शोगन ने उसे मिशन दिया है कि वो गाबीमारू को मार दे, लेकिन जब वो यहाँ पर आई तो उसे पता चला कि गाबीमारू की विश है कि वो मरना चाहता है। ये बात सुनने के बाद सागेरी काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि उसे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ जो गाबीमारू है वो काफी ज्यादा डरा होता है, उसे अपनी मौत की एक झलक दिख जाती है और वो अपने गले पे हाथ रखते हुए कहता है कि मुझे इस लड़की से दूर रहना होगा वरना ये मेरे को मार देगी। तो जो वहाँ पे लॉर्ड होता है वो काफी ज्यादा घबरा जाता है, तो सागेरी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और गाबीमारू के ऊपर एक स्क्रैच लगा देती है। गाबीमारू बहुत ज्यादा हैरान होता है। सागेरी उससे पूछती है कि तुम तो मरना चाहते थे तो तुम यहाँ से हट क्यों गए। फिर सागेरी उसके ऊपर 2 बार और अटैक करती है लेकिन गाबीमारू उससे बच जाता है। सागेरी उसे कहती है कि तुम मरना नहीं चाहते हो, तुमसे कोई ऐसी चीज है जो करवा रही है। तो गाबीमारू हैरान होकर कहता है कि ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से मैं यहाँ पर जिंदा रहना चाहता हूँ। सागेरी कहती है कि मुझे काफी टाइम हो गया है यामाडा क्लेन के लिए काम करते हुए, मैंने कई लोगों को मारा है और इस तलवार में उनके बारे में पता चल जाता है कि वो क्या सोच रहे होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मरने का दिखावा कर रहे होते हैं और अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखा रहे होते हैं, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है और तुम भी यहाँ पर वैसा ही कर रहे हो। सागेरी उसे कहती है कि तुम अपने वाइफ के लिए जीना चाहते हो, मैं अगर गलत कह रही हूँ तो तुम यहाँ पर हटते नहीं। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गाबीमारू की वाइफ उसे समझा रही होती है कि उन छोटी छोटी चीजों के लिए खुश रहना चाहिए और गाबीमारू भी काफी ज्यादा खुश होता है
और प्रेजेंट में आते हैं। वहाँ पर गाबीमारू काफी ज्यादा गुस्से में होता है। सागेरी उसे कहती है कि मैंने सच कहा ना, तुम्हारे अंदर उसके लिए अभी भी फीलिंग्स है, तुम अभी उसे बुला नहीं पाए हो, है ना। तुम ऐसा दिखावा करते हो कि तुम उसे भूल गए हो और मरने के लिए तैयार हो गए हो, लेकिन तुम ये दिखावा करते हो। गाबीमारू कहता है कि उसके अंदर दिल नहीं है, उसकी सारी फीलिंग्स मर चुकी है। तभी हमें फिर से पास्ट का सीन दिखाया जाता है। जो उसकी वाइफ होती है उसके राइट साइड में एक मार्क होता है जो कि उसके पिता ने उसे दे दिया था और कहा था कि तुम एक लड़की हो, तुम एक योद्धा नहीं बन सकती हो, तुम्हारा काम है घर संभालना और बच्चे पैदा करना। लेकिन गाबीमारू उसके चेहरे को देखने के बाद बिल्कुल भी नहीं डरता था, वो उसके काफी करीब आ जाता था। यहाँ पर हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर सागेरी कहती है कहीं मैंने तुम्हारी दुखती नस पर तो हाथ नहीं रख दिया। गाबीमारू यहाँ पर बहुत गुस्सा होता है। फिर से हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गाबीमारू अपना मिशन करके आया होता है और उसके हाथों में पैसे होते हैं और चेहरे पर खून होता है, जिसे देखने के बाद उसकी जो वाइफ होती है वो उसके लिए काफी ज्यादा चिंता कर रही होती है। ये देखते हुए गाबीमारू वो काम छोड़ देता है और गाँव के मुखिया के पास जाकर ये चीजें बता देता है। प्रेजेंट में सागेरी कहती है कि मैंने तुम्हारा दिल दुखा दिया है, लेकिन ये लेटर तो तुमने ही लिखा था, एक माफीनामा। वो अपने शोगन से बात करेगी तुम्हारे लिए और तुम्हें जितनी भी सजा हुई है उससे फ्री करवा देगी। वो ये भी कहती है कि तुम्हें शोगन की प्रोटेक्शन भी मिलेगी, जिससे कोई भी तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठा पाएगा। पर तुम्हारे लिए एक कंडीशन है, तुम्हें एक आइलैंड जाना होगा जिसे हम पैराडाइज कहते हैं। वहाँ पर लोग बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, दर्द का एहसास ही नहीं। उस आइलैंड का नाम है शिनशेक्यो। पुराने जमाने में उसे स्वर्ग कहा जाता था, लेकिन इस जमाने में जब लॉर्ड ने उनको वहाँ पर भेजा तो उनकी जो लाश थी वो फूलों से लिपटी हुई आई। पहले तो उन्हें ये इत्तेफाक लगा, इसलिए उन्होंने 5 सर्च पार्टी को और भेजा और उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। गाबीमारू ये सुनने के बाद कहता है कि ये तो एक फेयरी टेल है। फिर हमें बताया जाता है कि जो शोगन है वो कहते हैं दुनिया के कोने कोने से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे खतरनाक लोगों को ढूंढो, जो भी उस आइलैंड से लाइफ ऑफ एलेक्सिस लेकर आएगा उसे जीवन दान मिलेगा। सागेरी बता रही होती है कि तुम्हारी वाइफ यहाँ पर जिंदा है और वो काकुरे विलेज में है, तुम्हारा इंतजार कर रही है, क्या तुम उसके लिए ये काम करोगे और उसके पास लौटोगे। गाबीमारू यहाँ पर सोच में होता है। जो वहाँ का लॉर्ड होता है वो अपने सोल्जरों को आदेश दे देता है कि गाबीमारू को मार दो। गाबीमारू को अपने वाइफ की बातें याद आती है कि जो लोग सच्चे होते हैं वो कभी भी गिव अप नहीं करते हैं। तभी उसकी बॉडी से आग निकल रही होती है और वो आसपास के जितने भी सोल्जर होते हैं उन्हें वो जला देता है। गाबीमारू उससे पूछता है कि तुम्हें कैसा लगा मेरा आर्ट निब्बो टेक्निक। जो लॉर्ड होता है वो काफी ज्यादा डर गया होता है। गाबीमारू कहता है वो अपनी वाइफ के लिए ये काम करेगा और वो वापिस लौटेगा अपनी वाइफ के लिए। फिर हमें सागेरी का पास दिखाया जाता है। उसके जो डैड हैं वो एग्जीक्यूशनर होते हैं, वो एक कैदी का गला काटने ही वाले होते हैं। हमें बताया जाता है इतनी सफाई से गला काट देते हैं कि किसी को पता ही नहीं चलता और वो कैदी अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करता रहता है। सागेरी ये देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है और वो कहती है वो भी एक दिन एग्जीक्यूशनरी बनेगी। जब वो बड़ी हो जाती है तो उसकी बारी आती है, लेकिन वो काफी ज्यादा वहाँ पर डरी होती है और वो कैदी का सर काटने के बाद सहम जाती है, मानो उसने बहुत ज्यादा बुरा कर दिया। उसके बगल में यामाडा क्लैन का एक बंदा खड़ा होता है और वो कहता है तुमने जो किया वो बहुत ज्यादा बुरा था, अगर तुम ऐसे डरे हुए उसका सर काटोगी तो उसे कितना दर्द होगा। उसके बाद सागरी दूसरे इंसान को मारती है और उसे मारने के बाद वो बंदा उसे कह रहा होता है कि अपनी तलवार को चेक करो। सागरी देखती है कि उसकी तलवार में उसी आदमी का चेहरा होता है और वो काफी ज्यादा डरी होती है। जिस तरह से उसने मारा उसे पीसफुली डेथ नहीं मिली। इस बात से सागरी काफी ज्यादा डर गई होती है। सागरी के अंदर लोगों को मारने का गिल्ट होता है। वो अफसोस करती है कि अपने पिता की तरह, अपने डैड की तरह नहीं बन पाएगी। उसके बाद हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शोगन और 100 क्रिमिनल्स उनके साथ बैठे होते हैं। उनकी आंखें बंद होती है, हाथ बंधे होते हैं और शोगन बता रहे होते हैं जो भी पैराडाइज आइलैंड जाएगा और लाइफ ऑफ एलेक्सिस लेकर आएगा उसे जीवन दान दिया
जाएगा। दूसरी तरफ जो सागेरी होती है वो बुक खोलकर इन क्रिमिनल्स के बारे में पता लगा रही होती है और हमें बताया जाता है कि इन क्रिमिनल्स को मौत की सजा सुनाई गई है। दूसरी तरफ एक लड़की को दिखाया जाता है जो गाबीमारू की फैन होती है। वो कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुई थी, लेकिन यहाँ पर तुम्हें देखकर काफी ज्यादा निराश हो गई हूँ। और सागेरी भी ये बातें सुन रही होती है। उसे लग रहा होता है कि गाबीमारू इतना कुछ खास नहीं है। वो अपनी स्वॉर्ड निकालती है और गाबीमारू को देखती है, लेकिन उसकी जो परछाई होती है वो नहीं दिखाई देती है। इसका एक ही मतलब होता है कि गाबीमारू बहुत ज्यादा ही खतरनाक है। फिर उसके बाद शोगन वहाँ पर एक आदमी को लेकर आते हैं। उसके पूरे शरीर में फूल उगाए होते हैं। वो बताते हैं कि ये जो बंदा है वो पैराडाइज आइलैंड से जिंदा लौट कर आ गया है, लेकिन उसके शरीर पर फूल उगने लग गए। ये देखने के बाद जो क्रिमिनल्स होते हैं वो काफी ज्यादा डर जाते हैं और कहने लगते हैं कि हमें नहीं जाना। तो जो शोगन है वो रोते हुए कहते हैं तुम्हारे मना करने से हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हें मौत की सजा सुनाई है। क्यों ना तुम ये काम करके अपने आप को एक लाइफ गिफ्ट कर दो। और आप लोगों को बता दो जो यामाडा क्लैन के एग्जीक्यूशनर होते हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। उनका काम बस क्रिमिनल्स का सर उड़ाना होता है। तो जैसे ही शोगन कहते हैं कि जिसे वहाँ पर नहीं जाना है तो वो अपने घर जा सकता है, तो एक बंदा उठकर वहाँ से जाने लगता है। तभी एक यामाडा क्लैन का बंदा उसका सर उड़ा देता है। यहाँ पर यह भी बताया जाता है कि जो यामाडा क्लैन का ऑफिसर है वो तुम्हारे साथ जाएगा। वो तुम पर नजर रखेगा। अगर तुम उसको मार कर उस पैराडाइज आइलैंड को पार करके इधर आते हो तब भी तुम्हें मौत की सजा मिलेगी। और ये बातें नहीं, ये चेतावनी है। तभी शोगन एक बात कहते हैं कि हमारे पास यामाडा के ऑफिसर बहुत कम हैं। ये बात सुनने के बाद जो वहाँ पर एक क्रिमिनल होता है वो दूसरे क्रिमिनल को मारने लगता है। और यहाँ पर वो लोग समझ जाते हैं कि हमें जिंदा रहना है तो एक दूसरे को मारना ही होगा। तो यहाँ पर जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं वो एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। फिर शोकर कहते हैं कि एक लाल सिंह जिसके ऊपर भी है वो एक तरीके का सुपर ह्यूमन है। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है कि इनके पास है स्पेशल स्किल। जैसा कि वो एक बंदा बताता है कि ये पीले बालों वाला पहाड़ों में डाकुओं का सरदार था। इस तरफ जो पर्पल ड्रेस वाली लड़की है, फिर वो कहता है कि ये मूंछ वाला बंदा जो कि ब्लेड ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर एक जायंट भी सो रहा होता है जो कि काफी ज्यादा ताकतवर होता है। वो भालुओं का सर खाता है। फिर बारी आती है हमारे गाबीमारू की, जिसके लिए शोगन बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो उन सबसे ज्यादा ताकतवर होता है और शांति से बैठा होता है। सागेरी ये सब देखकर काफी ज्यादा डर गई होती है। जो यामाडा क्लैन का दूसरा साथी होता है वो कह रहा होता है कि तुम्हें भी तो पैराडाइज जाना है ना, तुम ये सब देखकर डर जाओगी तो तुम उधर कैसे जाओगी, बोलो मत तुम यामाडा क्लैन की हो। और वो उससे पूछता है कि तुमने ये काम क्यों चुना। तो सागेरी बताती है कि बचपन में उसके पास जो भी बैठता था और रहता था वो काफी डरता था, क्योंकि उसके जो डैड थे वो एग्जीक्यूशनरी थे। यहाँ पर उसे पता चला कि ऐसी नॉर्मल लाइफ उसके लिए बनी ही नहीं है, इसलिए उसने यामाडा क्लैन की एग्जीक्यूशनरी बनने का डिसीजन लिया। फिर जो क्रिमिनल्स होते हैं उनकी गंदी नजर सागेरी पर जाती है और वो उसकी तलवार छीनकर उसका दोस्त उसके मदद के लिए आगे आता है, लेकिन सागेरी कहती है कि मैं अकेले संभाल लूंगी। वार करता था तो वो भी उसका पलट के वार करती थी और यहाँ पर भी वो वैसा ही करेगी, जिसकी वजह से उसे वहाँ पर गिल्ट महसूस हो रहा होता है। फिर वो ख्यालों में खो जाती है। वहीं पर गाबीमारू शोगन से कह रहा होता है, जिसकी वजह से सागेरी को वहाँ पर होश आ जाता है। गाबीमारू शोगन को कहता है, गाबीमारू कहता है कि लोगों को मारना बहुत ज्यादा मुश्किल चॉइस होता है। कोई और तरीका है कि जिससे वो पैराडाइज के लिए लोगों को चुन सके। जो तुम कर रहे हो ये बहुत ज्यादा बुरा है और मैं तुम्हें यहाँ पर रोकने के लिए आया हूँ। इस बात से जो शोगन के सोल्जर होते हैं उन्हें गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं जो भी गाबीमारू को मार देगा उसे पैराडाइज के मिशन में परमिशन मिल जाएगी। सारे क्रिमिनल्स गाबीमारू की तरफ बढ़ रहे होते हैं। गाबीमारू उससे कहता है, मैं तुम्हारे लिए ही बात कर रहा था, लेकिन अगर तुम्हें यही पसंद है तो बिल्कुल वो भी झिझकेगा नहीं तुम्हें मारने में। लेकिन वो जो क्रिमिनल्स होते हैं वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं और उसके ऊपर हमला करने लगते हैं और गाबीमारू उन्हें एक के बाद एक बेरहमी से मार देता है। और ये देखने के बाद वहाँ के लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं।
सागिरी अपनी शॉट निकालती है और वो देखती है कि जो गाबीमारू है इन लोगों की मौत की गिल्ट से दबा जा रहा है, लेकिन उसने इन चीजों को एक्सेप्ट कर लिया है। वहीं पर जो सागिरी होती है वो भी कहती है अपने आप को कि मुझे भी ये चीजें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। फिर जो शोगन होते हैं वो डिसीजन ले लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उनमें से 10 ही लोग बचते हैं। जो यामाडा क्लैन के लोग हैं वो हर क्रिमिनल के साथ जाएंगे। फिर वो एक बोट पे निकलते हैं और वो पैराडाइज आइलैंड में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर गाबीमारू वहाँ की खूबसूरती देखने के बाद काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर हमें इबागाकुरे के बारे में बताया जाता है, जो कि गांव का मुखिया था। उसके ऊपर लोगों ने अटैक किया, तरह तरह के वेपन उसके ऊपर फेंके, लेकिन उसका कोई भी असर नहीं होता है क्योंकि उसने लाइफ ऑफ एलेक्सिल को पिया था। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें गाबीमारू और सागिरी को दिखाया जाता है जो कि आइलैंड में पहुंच गए होते हैं। गाबीमारू कह रहा होता है कि जो लाइफ ऑफ एलेक्सिल है वो एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो इस आइलैंड में है। सागिरी आसपास का वातावरण देखती है जो कि काफी ज्यादा खुशनुमा होता है। वहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे और फूल होते हैं, जिसे देखने के बाद वो बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि जरूर यहाँ पर लाइफ ऑफ एलेक्सिल रखा होगा। गाबीमारू कहता है कि ये हैरान कर देने वाली बात है कि यहाँ पर पेड़ पौधे इतने अच्छे से खिले हुए हैं, जरूर इनकी कोई देखभाल करता होगा, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं दिख रहा है। तो सागिरी को वो कहता है कि अपना ध्यान रखना और चौकन्ना रहना, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। इस बात पर गाबीमारू अपने हाथ खोल लेता है और ये देखकर सागिरी को गुस्सा आता है और वो उसे कहती है कि चुपचाप अपने हाथों को बांध लो। तो वो कह रहा होता है कि हमें बस 3 दिन का खाना दिया गया है और उसकी फोटो दी गई है कि वो कैसा दिखता है, लेकिन यहाँ पर कुछ खतरनाक हुआ तो मैं अपनी सुरक्षा कैसे करूँगा, ऐसा गाबीमारू का मानना होता है। तभी सागिरी को गुस्सा आ जाता है और वो उसके गले पर शॉट रखती है और कहती है कि चुपचाप जैसा मैंने कहा वैसा करो। तभी वहाँ पर वो उसके हाथ बांध रही होती है कि एक बड़ा सा आयरन बॉल उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और वो गाबीमारू को लगता है। फिर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि लाल मास्क पहना होता है और उसका नाम होता है ट्विस्ट एंड क्यू, जो कि अजीब सा होता है। और वो कह रहा होता है कि वो गाबीमारू के ऊपर अपने सारे वेपन को टेस्ट करना चाहता है। तभी सागिरी की नजर उसके हाथ पर जाती है। उसके साथ जो ऑफिसर आया हुआ होता है वो उसे कहती है कि तुमने उसके हाथ क्यों नहीं बांधे। तो उसका नाम हमें कीशु बताया जाता है। वो कहता है कि हर जगह रूल को फॉलो करना ये तुम्हारी गंदी आदत है, इसकी वजह से जो तुम्हारा रैंक है वो बहुत ज्यादा गिरते चले जा रहा है। वो कहता है कि वो आगे जाएगा और हाथों को बांध देगा। तभी गाबीमारू उसके पास आता है और कहता है कि मेरे हाथों को खोल दो, तो सागिरी उसे मना कर देती है। दूसरी तरफ क्यू गाबीमारू के ऊपर अलग अलग हथियार से अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन गाबीमारू के ऊपर उसका कोई भी असर नहीं होता है। पर लास्ट में जो क्यू एक वेपन से अटैक करता है, गाबीमारू उसको रिवर्स कर देता है और क्यू दूर जाकर गिरता है। ये देखने के बाद सागिरी काफी ज्यादा हैरान होती है। गाबीमारू कहता है कि इन बंधे हुए हाथों से लड़ना तो बहुत ज्यादा मुश्किल का काम है। क्योन कहता है कि ये तो ट्रेलर था, अभी मेरे बहुत सारे हथियार बाकी हैं, लेकिन गाबीमारू के पास इतना टाइम नहीं है कि वो टाइम पास करे। वो तुरंत उसके जितने भी हथियार होते हैं वो उसके अंदर ही गाड़ देता है, जिससे क्योन वहाँ पर मर जाता है और जो उसके साथ कीशु आया होता है वो उसका सर काट लेता है। वो कहता है कि अब वो चैन की सांस लेगा, अब वो उसका सर लेकर वापिस लौट सकता है। तो सागिरी कहती है कि ध्यान से जाना। तो कीशु कहता है कि मैं तो ध्यान से जाऊंगा ही, लेकिन जो तुम्हारे साथ है ये सबसे ज्यादा खतरनाक बंदा है, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, हर समय रूल को फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जितने भी प्रिजनर्स आए हैं वो एक दूसरे की जान के भूखे हैं और कुछ तो यहाँ पर उन ऑफिसर को मार के भागने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हें बस एक ही चीज पर फोकस रखना चाहिए और वो है लाइफ ऑफ एलेक्सिल। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए एक काम कर सकता हूँ, तुम्हें इस क्रिमिनल से छुटकारा दिला सकता हूँ। गाबीमारू उसकी तलवार को पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर कोई भी सीन क्रिएट नहीं करना है, उसे बस लाइफ ऑफ एलेक्सिल हासिल करना है और अपनी बीबी के पास लौटना है। और उसके बाद वो सागिरी को कहता है कि हमें चलना चाहिए, हमें देर हो रही है। कीशु कहता है कि यहाँ की चीजें कुछ ही देर में बदलने वाली है और ऐसा ही होता है। जो क्रिमिनल्स आए होते हैं वो एक दूसरे को मार कर खा गए होते हैं, कुछ तो अपने एग्जीक्यूशनर को ही मार दिए होते हैं और जो दूसरी तरफ एग्जीक्यूशनर को मारने की कोशिश करते हैं वो भी निपट जाते हैं। कीशु बताता है कि यहाँ पर मरने के बाद और भी लोग लाइफ ऑफ एलेक्सिल को ढूंढने के लिए आएंगे। जो हमारे शोगन है उन्होंने इबागाकुरे के साथ एक डील को साइन कर लिया है, जिसकी मदद से वो अपने निंजा के साथ
इस लाइफ ऑफ एलेक्सिल को ढूंढने के लिए आएंगे। गाबीमारू बहुत ज्यादा घबरा गया होता है। कीशु आगे बताता है कि जो भी लाइफ ऑफ एलेक्सिल को ढूंढ लेगा उसे यामाडा क्लैन का मुखिया बना दिया जाएगा। सागेरी यहाँ पर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और तभी जो कीशु होता है वो वहाँ से चले जाता है। सागेरी ये भी कह रही होती है कि उसे यहाँ पर गाबीमारू के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वो जितना जानती है उन चीजों के साथ वो उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकती है। क्या पता वो कल उसको मार ना दे, इसलिए उसे सावधान रहना होगा। सागेरी इतना सोच ही रही होती है कि गाबीमारू उससे तलवार छीन लेता है और उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। सागेरी उससे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तो गाबीमारू कहता है कि मैं तुम्हें बिना दर्द की मौत देना चाहता हूँ। फिर गाबीमारू का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर उसके पेरेंट्स को मार दिया जाता है। वो जूनियर लेवल के निंजा थे और उनका मकसद एक ही था कि वो इस गाँव को छोड़ के जाना चाहते थे। गाँव के मुखिया को ये चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसलिए गाबीमारू के पेरेंट्स को उसने मार दिया और वो गाबीमारू को कह रहा होता है कि ये फीलिंग्स लोगों के रास्ते में आ जाती है जिसकी वजह से वो किसी को भी नहीं बचा पाते हैं। प्रेजेंट में गाबीमारू सागेरी के ऊपर अटैक करने लगता है और वहाँ पर सागेरी कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाओगे। तो गाबीमारू से समझाता है कि तुम मेरे रास्ते में आ रही हो। गाबीमारू कहता है कि वो इवागाकुरे के लोगों को वो लाइफ ऑफ एलेक्सिल हासिल करने नहीं दे सकता क्योंकि चीजें उनसे बहुत ज्यादा बिगड़ जाएंगी और तुम मेरे रास्ते में आ रही हो इसलिए मैं तुम्हें मार दूंगा। पर वो वहाँ पर अपने अटैक को एक्सचेंज कर रहे होते हैं लेकिन वो एक दूसरे को मार नहीं पा रहे होते हैं, लेकिन एक सोच में होते हैं कि मैं इसे मार क्यों नहीं पा रहा हूँ। वो दोनों एक दूसरे को मारना नहीं चाह रहे होते हैं। तभी गाबीमारू का हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। गाबीमारू की बीवी कह रही होती है कि किसी को ना मार पाने से कोई बुरा नहीं बन जाता। वो आगे कहती है कि एक इंसान के अंदर अगर फीलिंग ना हो तो वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। तभी एक सीन ऐसा भी दिखाया जाता है जहाँ पर गाबीमारू एक बंदे को मार रहा होता है। वो बंदा उसके सामने गिड़गिड़ा रहा होता है और कह रहा होता है कि मेरे बीवी बच्चे हैं। तो गाबीमारू वो बातें सुनने के बाद रुक जाता है तो वो बंदा उसके ऊपर अटैक करने लगता है। फिर गाबीमारू उसको मार देता है और वो कह रहा होता है कि ये रिश्ते बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, ये चीजों को और भी ज्यादा मुश्किल बना देते हैं। फिर प्रेजेंट में गाबीमारू सागेरी को मारने ही वाला होता है लेकिन वो वहाँ पर रुक जाता है और उसे याद आता है कि यही चीजें उसको बहुत ज्यादा कमजोर बनाती है और वो वहाँ पर कहता है कि ये फीलिंग मुझे अपने अंदर से डिस्ट्रॉय करनी होगी। वो तुरंत उसके ऊपर अटैक करने लगता है और उसे याद आता है जो उसके मुखिया ने कहा था, ताकतवर शख्स हमेशा ही जीतता है और अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर पाता है। इन्हीं बातों के साथ गाबीमारू सागेरी की तलवार को तोड़ देता है और उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। सागेरी यहाँ पे बहुत ज्यादा डर गई होती है। वो अपने आप को जैसे तैसे बचाती है और फिर रियलाइज करती है कि ये गाबीमारू है जिसके अंदर कोई भी इमोशंस नहीं है, लेकिन यहाँ पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। गाबीमारू उसके ऊपर अटैक करने लगता है और लगभग उसे मारने ही वाला होता है और वो उसे बताता है कि मैं गाबीमारू द होलो हूँ। वो कहता है कि उसके अंदर इमोशन नहीं है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है ताकि वो अपने लोगों को बचा पाए और जो स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो काबिल नहीं है अपने लोगों को बचाने के लिए। गाबीमारू सागेरी को मारने ही वाला होता है कि उसकी जो तलवार होती है वो रुक जाती है और उसे और कोई नहीं बल्कि उसकी बीवी ने रोक ली होती है। सागेरी को उसकी आंखों में वो डर, वो इमोशंस महसूस हो रहे होते हैं। इसमें उसकी भी गलती नहीं है, जहाँ पर वो पला बड़ा है वहाँ पर सिर्फ उन्हें मारना ही सिखाया जाता है। गाबीमारू के अंदर भी वो इमोशंस है लेकिन वो अपने आप को अपने इमोशन से छुपा के रखता है क्योंकि वो डरता है कहीं वो सामने आ गए तो उसका जो अपोनेंट है वो उसका मजाक उड़ाएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सागेरी रियलाइज करती है कि जो गाबीमारू है वो इंसान है, उसके अंदर भी इमोशंस होते हैं। गाबीमारू यहाँ पर सागेरी को मान नहीं पा रहा होता है और वहाँ पर रोने लगता है। वो कहता है कि वो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और ये सबसे शर्मनाक बात है। सागेरी उसे रिलैक्स होकर देख रही होती है और जो वो तलवार होती है उसको म्यान में डालती है और कहती है कि जो अपने इमोशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं वो कहता है कि वो बहुत ज्यादा कमजोर है, वो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाया तो वो अपनी बीवी को कैसे ही बचा पाएगा। तो सागेरी उसे कह रही होती है वो भी नर्म आंखों से, तुमने अपनी इमोशन को एक्सेप्ट कर लिया, इसका तो एक ही मतलब बनता है कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। वो चाहती है कि तुम अपने बीवी से मिलो लेकिन पहले अपने आप को सुधारो, अपने आप को, क्योंकि यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। गाबीमारू फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें एक आदमी और एक्सिक्यूशनर को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ रहे होते हैं और थोड़ा दूर एक
तितली उड़ रही होती है और उसकी शक्ल एक आदमी के जैसी होती है। वो आदमी के शक्ल वाली तितली उस आदमी के हाथ में काट लेती है और ये चीजें वो आदमी देख लेता है तो वो तुरंत अपने हाथ को काट देता है और जो उसका हाथ होता है उसमें से फूल निकल आते हैं, जिसे देखने के बाद वो लोग हैरान हो जाते हैं और उनके ठीक पीछे एक बड़ा सा मॉन्स्टर जा रहा होता है जिसके ऊपर बहुत सारे फूल पौधे होते हैं। वो दोनों उस मॉन्स्टर को देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। उसके आंखों से तो हाथ निकल रहे होते हैं और उसकी जीभ एकदम सामने आ गई होती है। दूसरी तरफ गाबीमारू और शिगरी के पास भी एक मॉन्स्टर आ गया होता है जिसकी जो आधी बॉडी होती है वो फिश की तरह दिख रही होती है और आधी ह्यूमन की जैसी होती है और उसकी आधी बॉडी इंसानों की जैसी होती है। तो गाबीमारू सागिरी को कहता है कि पीछे रहो, इसे मैं संभालता हूँ। पेशीन शिफ्ट होता है, हमें तामिया नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जिसे ब्लैक ब्लेड भी कहा जाता है। वो अपनी तलवारबाजी में इतना ज्यादा माहिर होता है कि वो अपने हर एक अपोनेंट को हरा चुका होता है, इसलिए वो सबसे अमीर आदमी के यहाँ काम करने के लिए आ जाता है। और जो उसके सामने अमीर आदमी होता है वो मजाक उड़ाते हुए कह रहा होता है कि तुम एक ड्रैगन को नहीं काट सकते। इस बात से तामिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसका घर काट देता है। प्रेजेंट में तामिया कह रहा होता है कि वो जब लाइफ ऑफ एलेक्सिल को ढूंढ लेगा तो वो फिर से अपनी तलवारबाजी शुरू कर देगा और जो उसका एग्जीक्यूशनर होता है उसका नाम हमें सुशी बताया जाता है जो कि दवाइयाँ बनाता है और ये यामाडा क्लेन की एक और खासियत होती है। सुशी उससे पूछता है कि तुम आगे क्या करना चाहते हो तो तामिया बता रहा होता है कि वो पहले तो यहाँ के जितने भी कैदी हैं उन्हें मार देगा जिससे उसे लाइफ ऑफ एलेक्सिल ढूंढने के लिए टाइम मिल जाएगा। तो सुशी कह रहा होता है कि ये बात तो तुम्हारी सही है, अगर और भी ज्यादा टाइम लगेगा तो शोगन और भी ज्यादा ताकतवर बंदे इस आइलैंड में बेचना शुरू कर देंगे, इस बात से तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। तामिया कहता है कि तुम सही कह रहे हो और इतना बोलने के बाद वो आगे बढ़ जाते हैं। तभी उन्हें वो मॉन्स्टर दिखता है। यहाँ पर गाबीमारू के सामने भी एक मॉन्स्टर होता है। वो कह रहा होता है कि ये आइलैंड तो बहुत ज्यादा अजीब है, पर उसे शुरू से ही लग रहा था कि यहाँ पर कुछ चीजें तो ऐसी होंगी ही। फिर जो वो फिश होती है वो उसके ऊपर अपने 6 हाथों से अटैक करना शुरू कर देता है। गाबीमारू उसके अटैक को डॉज करते हुए अपने मुखिया की बातें याद करते हुए कह रहा होता है कि 5वां रूल, हमारे सामने वाला अपोनेंट अगर हमारे समझ के परे हो तो उससे दूर ही रहना चाहिए। तो गाबीमारू बिल्कुल वैसा ही करता है। वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन वो मॉन्स्टर उसे पकड़ लेता है। गाबीमारू के शरीर से खून आने लगता है लेकिन वो जैसे तैसे उससे बच जाता है। यहाँ पर और बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं और उन्हें घेर लेते हैं। गाबीमारू सागिरी को कहता है तुम यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। सागिरी उसे कहती है कि इन्होंने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। गाबीमारू यहाँ पर कहता है कि मुझे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है और इन पर अटैक करना चाहिए। तो वो अपने निंजा टेक्निक का यूज करता है और वो ये होता है निंजा एस्थेटिक ब्लेड और इतना बोलने के बाद वो उस मॉन्स्टर के ऊपर अपनी ब्लेड से अटैक कर देता है जिसकी वजह से जो वो मॉन्स्टर होते हैं वो जलना शुरू हो जाते हैं और वो लगातार एक के बाद एक हर एक मॉन्स्टर के ऊपर अपने ब्लेड से अटैक करता है और वो इतना कर ही रहा होता है कि जो सागिरी है वो अपने ख्यालों में खो जाती है। उसे यहाँ पर पहले तो स्वर्ग जैसा एहसास हो रहा होता है लेकिन ये कब नर्क में बदल गया ये तो उसे पता ही नहीं चला। इसी बीच उसका ध्यान भटक जाता है, पीछे उसके मॉन्स्टर आ जाता है। गाबीमारू की नजर उस पे जाती तो है लेकिन वो आगे बढ़ जाता है। फिर उसे अपनी बीवी की बात याद आती है और वो तुरंत उसे बचा लेता है। सागिरी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है लेकिन वहाँ पर जो फिश वाला मॉन्स्टर होता है वो गाबीमारू के ऊपर अटैक कर देता है। वहीं पर तो और समुराई आते हैं और उनके साथ एक लड़की भी होती है जो अपना नाम यूजी बताती है। गाबीमारू अपनी बीबी की बातें याद करते हुए उनका शुक्रिया करता है। तभी वो जो यूजी नाम की लड़की होती है वो गाबीमारू के काफी ज्यादा करीब आ गई होती है और वो उसकी तारीफ कर रही होती है कि तुम्हारा इतना खून निकल रहा है तब भी तुम स्थिर खड़े हो, तुम में बहुत ज्यादा काबिलियत है, क्यों ना तुम मेरे साथ काम करो। तो सागिरी उससे पूछती है कि तुम्हारे साथ 2 ऑफिसर क्या कर रहे हैं तो वो बताते हैं। वो अपना नाम गेंजी बताता है। उसके साथ जो क्रिमिनल घूम रहा था उसे इस लड़की ने मार दिया था, वो भी अपनी नारुतो की सेक्सी निंजा टेक्निक का यूज करके। और ये टेक्निक वो गाबीमारू के ऊपर भी यूज कर रही थी लेकिन वो
वो हैरान है कि गाबीमारू उसकी चाल में नहीं फंसा। दूसरे वाले का नाम सेंटा बताया जाता है। वो कह रहा होता है कि हमें साथ मिलकर लाइफ ऑफ एलेक्सिल को ढूंढना चाहिए। अगर हम अकेले अकेले जाएंगे तो शायद हमारी मौत भी हो सकती है, तो हमें मिलकर काम करना चाहिए। ये लड़की बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, लेकिन हमारा जो गाबीमारू है वो और भी ज्यादा खतरनाक होता है। वो उसकी चाल में बिल्कुल भी नहीं फंसने वाला है। सागिरी उसे कहती है कि अगर तुम राजी हो तो हम इनके साथ काम कर सकते हैं। गाबीमारू उसे कहता है कि अगर तुम्हें मेरे साथ काम करना है तो तुम्हें अपना हुनर बताना होगा। तो वो जो यूजी होती है वो बताती है कि तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो और मैं इस जगह के बारे में जानती हूँ, तो काफी रहेगा। और इसने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट भी किया था। जो यहाँ पर ट्रीज है उनसे दूर रहना है और यहाँ की जो तितलियां हैं उनसे दूर रहना है। अगर वो तुम्हें काट देंगी तो तुम्हारे पूरे शरीर में फूल खिल जाएंगे, जो कि तुम नहीं चाहते होगे। सेंटा बता रहा होता है कि यहाँ के जो मॉन्स्टर हैं वो जो सूट पहने हैं वो बुद्धिस्ट और तावीज हैं, जो कि दूसरे धर्मों के हैं और पता नहीं कि इन्होंने यहाँ पर क्यों पहने हैं। सागिरी कह रही होती है कि ये बाहर से दिखने में तो बहुत ज्यादा डरावने हैं, लेकिन अंदर से तो नॉर्मल है। फिर गाबीमारू उस लड़की से पूछता है कि तुम अपने आप को जिंदा रखने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रही हो। तो यूजी बता रही होती है कि उसकी एक छोटी बहन है जिसके लिए उसने निंजा का काम किया। वो बहुत ज्यादा बीमार रहती है और उसके दवाई के खर्चे के लिए उसके पास पैसे नहीं है, इसलिए मैं ये वाला काम कर रही हूँ जिससे मुझे पैसे मिल जाएंगे। वो अपनी तरह तरह की स्टोरी सुनाने लगती है और गाबीमारू कहता है कि बस करो, अब अपनी स्टोरी बंद करो। तो लड़की कहती है कि अभी मेरी उम्र ही क्या है, मैं अभी मरना नहीं चाहती। तो गाबीमारू कहता है कि मेरा लास्ट क्वेश्चन का आंसर दो। गाबीमारू से पूछता है कि तुमने उस कैदी को किस तरीके से मारा था। तो वो लड़की कहती है कि अगर तुम दूसरों के ऊपर ध्यान दोगे तो यहाँ पर मारे जाओगे, और ये बात गाबीमारू को पसंद आती है। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा। तभी दूसरी तरफ जो सागिरी होती है वो कह रही होती है कि जब से वो यहाँ पर आई है तब से उसने कुछ भी नहीं किया, वो बहुत ज्यादा वीक है। इसी दौरान वो बेहोश हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक बंदा यामाडा क्लैन को नया नया ज्वाइन किया होता है और वो एक ही महीने में तलवारबाजी बहुत अच्छे से सीख लेता है। वहीं पर एक बंदा खड़ा होता है, वो टोमो को बता रहा होता है कि तुम क्रिमिनल को सजा देना सीख जाओगे तो तुम एक यामाडा क्लैन के मेंबर बन जाओगे। फिर उसके बाद जो टोमो होता है वो एक कैदी के पास जाता है और उससे बातें कर रहा होता है और उसे कह रहा होता है कि मैं छुपके से यामाडा क्लैन में आ गया और यहाँ पर मैंने बहुत सी अच्छी चीजें सीख ली, जिससे मैंने अपने आप को इम्प्रूवमेंट कर लिया। और वो और कोई नहीं बल्कि उस कैदी का भाई होता है और वो उसे कह रहा होता है कि मैंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया, अब तो तुम्हें मेरी तारीफ करनी होगी। और सामने जो उसका बड़ा भाई होता है वो कह रहा होता है कि मैंने यहाँ पर बहुत सारी परेशानियां झेली है। खैर इन सब चीजों को जाने दो और बताओ कि प्लान क्या है, हम जेल से कब निकलने वाले हैं। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों भाई मॉन्स्टरों के सामने खड़े होते हैं। वो दोनों काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं उन मॉन्स्टरों को देखकर, लेकिन उसका जो बड़ा भाई है उसके फेस पर तो एक स्माइल होती है और वो तीनों मॉन्स्टर को एक झटके में खत्म कर देता है। ये देखने के बाद उसके छोटे भाई के चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है और वो कहता है कि मेरे भाई का तो ऑरा ही कमाल का है, वो अपने आप को किसी भी सिचुएशन में ढाल लेता है। इतना बोलने के बाद हमें उनका पास दिखाया जाता है जहाँ पर उनके जो पिता थे उनको गद्दारी के केस में जेल में डाल दिया गया था और उनकी जो मॉम थी वो बीमारी के चलते मारी गई। फिर उसके बाद उन दोनों के पिता को फांसी की सजा हो गई और ये दोनों अकेले हो गए। उसके बाद उनके ऊपर लुटेरे अटैक करने के लिए आते हैं, लेकिन जो बड़ा भाई था वो उनकी गैंग में शामिल हो जाता है और उनका लीडर बन जाता है। फिर जो यामाडा क्लैन होता है वो उनको पकड़ लेता है। तो इसी के चलते जो छोटा भाई टोमो है वो उसको बचाने के लिए यामाडा क्लैन को ज्वाइन करता है। प्रेजेंट में बड़ा भाई उन मॉन्स्टरों को एक के बाद एक मार रहा होता है। छोटा भाई ये देखकर फ्लेक्स कर रहा होता है कि उसका बड़ा भाई कितना कमाल का है। तभी उसके पीछे एक और मॉन्स्टर आ जाता है और उसे पकड़ भी लेता है। मानने ही वाला होता है कि जो बड़ा भाई है वो देख तो लेता है लेकिन आगे बढ़ जाता है। ये देखकर उसे बहुत ज्यादा दुख होता है कि उसके बड़े भाई ने उसे धोखा दे दिया।
इस बात पर वो उस मॉन्स्टर को गुस्से में मार देता है, लेकिन जो बड़ा भाई था वो आगे बढ़ता है और एक अच्छा सा हथियार लेकर आता है और उन मॉन्स्टरों को मार देता है। वो उसको धोखा नहीं दे रहा था बल्कि एक हथियार लेने गया था। फिर वहाँ पर और भी ज्यादा मॉन्स्टर आते हैं और उन्हें घेर लेते हैं। ये देखने के बाद टोमो काफी ज्यादा हैरान होता है और घबरा भी रहा होता है, लेकिन उसका भाई सोच रहा होता है कि उसके डैड को किस तरीके से मारा गया और इसी गुस्से के कारण वो सारे मॉन्स्टरों को मार देता है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर टोमो बहुत ही ज्यादा जोड़ के रो रहा होता है। वो कह रहा होता है कि वो निंजा के परिवार से है लेकिन एक डाकुओं के साथ रह रहा है। फिर उसका भाई उसके पास आकर उसे बता रहा होता है कि जो ताकतवर होता है वो ही जिंदगी में आगे बढ़ पाता है, ताकत मायने रखती है और तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा, ऐसा वो कह रहा होता है। उसके बाद वो कहता है कि जो लाइफ ऑफ एलेक्सिल है वो हमें मिल जाएगा तो हम ही पी लेंगे, किसी को नहीं देंगे। ये बात सुनने के बाद टोबा कहता है कि ये तो हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा उसे ढूंढना, क्योंकि ये जो आइलैंड है ये बहुत ज्यादा खतरनाक है और यहाँ पर जितने भी लोग घूम रहे हैं वो और भी ज्यादा ताकतवर हैं, तो हमें हमारे कदम संभल कर आगे बढ़ाने होंगे। उसके बाद हमें सागेरी को दिखाया जाता है जिसे एक पेड़ के नीचे लाया गया होता है और वो सपना देख रही होती है अपने पिता के बारे में। तभी उसे होश आ जाता है और उसके पास गेंजी खड़ा होता है। वो उससे पूछती है कि मुझे क्या हुआ था, तो वो बता रहा होता है कि तुम्हें एक जहरीली तितली ने काट लिया था जिसकी वजह से तुम बेहोश हो गई थी। दूसरी तरफ जो गाबी मारू है वो कुछ उल्लू के लिए बना रहा होता है। दूसरी तरफ जो सेंटा है वो कपड़ों को घड़ी लगा रहा होता है। ये देखने के बाद सागेरी उन पर गुस्सा कर रही होती है कि ये बहुत ज्यादा डरावना आइलैंड है और तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो कह रहा होता है तुम्हें यहाँ चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और यहाँ पर सब लोग आ गए होते हैं तो हम लोग इस आइलैंड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद जो गाबी मारू होता है वो आसपास की चीजों को कलेक्ट करता है और उनसे खाना बना देता है। वहाँ पर जो योजी होती है वो कह रही होती है कि ये क्या चीज तुमने बना दी है, तो गाबी मारू उसे समझा रहा होता है कि ये मेरा आर्ट है, मैंने जो भी बनाया है वो बहुत ज्यादा टेस्टी है। फिर वो कहता है कि ये जो पेंटिंग है लाइफ ऑफ एलेक्सिल की, ऐसा तो कुछ यहाँ पर दिखा ही नहीं। वो इस आइलैंड के बारे में इतना कुछ नहीं जानता, ये तो काफी ज्यादा बड़ा है। यूजी उससे पूछती है कि तुम और कुछ भी जानते हो तो बता दो। गाबी मारू बता रहा होता है कि जब वो आसपास घूम रहा था तो उसने अलग टाइप के फूल देखे थे, वहाँ पर जो इंसान मरे हुए थे उनसे फूल उग रहे थे। आगे वो बोलता है कि ये शायद एलेक्सिल की तलाश में आए हुए लोग होंगे जो कि मर गए हैं। यूजी उसकी बातें सुन रही होती है और खाना खा लेती है। फिर उसको वो खाना पसंद नहीं आता है तो वो गाबी मारू के फेस पे मार देती है। गाबी मारू उसे कह रहा होता है कि मैंने आसपास की चीजें मिल लाई है जो कि काफी ज्यादा सेफ है। वहीं पर संता बता रहा होता है कि यहाँ पर जो मूर्तियां है कुछ तो बुद्धिस्ट की है, कुछ तो ताइस की है जो कि अलग रिलीजन की है। हमें पता करना चाहिए कि इन्हें किसने बनाया है। तो सागरी उसे कहती है कि पहले हमें ये पता करना चाहिए कि यहाँ पर कौन कौन रहता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी रहता होगा वो तो पहले ही मारा गया होगा, क्योंकि यहाँ के जो क्रिएचर है वो बहुत ज्यादा अजीब है। यहाँ के जो इंसेक्ट्स है वो बहुत ज्यादा जहरीले हैं, कुछ के अंदर तो ऑर्गन्स नहीं है, बस ब्लड और हड्डियां है। संता आगे बताता है कि तुम जो बात कर रही हो वो तो सही है, लेकिन उनके अंदर जन्म देने वाले भी ऑर्गन्स नहीं है। तो सेंटा आगे बता रहा होता है कि जो यहाँ पर मूर्तियां बनी है वो बिल्कुल फेक है, इन्हें अलग तरीके से बना दिया गया है जैसे मानो कि यही गॉड हो। वो आगे बताता है कि यहाँ के जो मॉन्स्टर है वो काफी ज्यादा अजीब है, इन्हें बताया गया नहीं है बल्कि ये काफी सालों से यहीं पर है। तो गाबी मारू कहता है कि इसका एक ही मतलब, ये लोग काफी सालों से यहाँ पर हैं, इसका मतलब कि जो लैंड ऑफ एलेक्सिल है वो यहीं पर है। हमें और भी ज्यादा अच्छे से उन चीजों को परखना होगा। तो जो यूजी होती है वो कह रही होती है जैसा तुम कह रहे हो, अगर हम उस चीज को फॉलो करते हैं तो हमें जिंदगी मिल जाएगी। सांता भी कह रहा होता है कि हमें उस क्रिएचर को पकड़ना होगा और उनके बारे में छानबीन करनी होगी, भले ही ये कितना खतरनाक क्यों ना हो। जो गेंजी होता है वो सागरी के पास आता है और उसे कह रहा होता है कि तुम यहाँ से जा सकती हो, बाकी का काम मैं देख लूंगा। सागरी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लुक देती है और वो कहती है कि वो एक योद्धा की बेटी है, उसके फादर यामाडा क्लैन के हेड हैं और वो यहाँ पर पीछे नहीं हट सकती।
वो ठान के आई है कि जो काम उसे मिला है वो पूरा करेगी। गेंजी कहता है कि मैं मानता हूँ कि तुम एक ताकतवर लड़की हो, लेकिन तुमने अपनी स्वॉर्ड को खो दिया है। एक योद्धा के लिए उसकी स्वॉर्ड एक सोल की तरह होती है और तुमने उसका ध्यान नहीं रखा और बदले में एक और स्वॉर्ड को उठा लिया। मैं जानता हूँ कि तुम हथियारों को टेस्ट करती हो, इसलिए तुमने दूसरी स्वॉर्ड को उठा लिया है। यहाँ पर तुम गाबीमारू को संभाल पाओगी ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। आगे वो ये भी कहता है कि यहाँ पर नरम दिल योद्धा की नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग योद्धा की जरूरत है जो कि सिचुएशन को संभाले, और तुम इन सब चीजों के काबिल नहीं हो तो तुम्हें यहाँ से लौट जाना चाहिए। तभी वहाँ पर सेंटा आता है और वो बताता है कि यहाँ से लौटना तो बहुत ज्यादा मुश्किल का काम है। फिर हमें तेंजा नाम के समुराई को दिखाते हैं जो कि बोट चला रहा होता है और उसके साथ नोरुगाई नाम की लड़की होती है और वो आगे बढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन जो पानी का बहाव होता है वो उनके साइड होता है, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पा रहे होते हैं। जहाँ पर तेंजा एक बड़ी सी बोट देखता है और वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो नोरुगाई को कहता है कि तुम्हें यहाँ से लौट जाना चाहिए, मैं तुम्हारे लिए शोगन से बात कर लूंगा और तुम्हारी जो सजा है उसे कम करवा दूंगा। लेकिन जो नोरुगाई है वो तो इंटरेस्टेड ही नहीं लग रही होती है। तभी वो जो बड़ी सी बोट होती है वो टूटी होती है, उसके अंदर एक बड़ा सा मॉन्स्टर होता है जो कि स्माइल कर रहा होता है और उसके बाद उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। तेंजा उसको बचाने के लिए अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है, लेकिन जो नोरुगाई होती है वो बता रही होती है तुम्हारी जो स्वॉर्ड है उसकी चमक की वजह से ये जो मॉन्स्टर है हमारे पीछे आ रहा है। और जो नोरुगाई होती है वो काफी ज्यादा उदास हो गई होती है। दूसरी तरफ जो नोरुगाई है वो काफी ज्यादा डर गई होती है और वो कह रही होती है कि ये जो भी चीजें हो रही हैं उसके साथ ये उसका एक फल है जो उसने पुराने टाइम पे किया था, अब उसे यहाँ पर भुगतना पड़ रहा है। वहाँ पर हमें उसका पास्ट भी दिखाया जाता है जहाँ पे हमें बताया जाता है कि उसके क्लेन को किस तरीके से मारा गया। उसके क्लेन का नाम हमें सांकाई बताया जाता है। वहाँ पर जो गवर्नमेंट के समुराई होते हैं वो उसके पास आते हैं। शोगन के जो लोग होते हैं वो नोरुगाई से पूछते हैं कि क्या हम यहाँ पर रुक सकते हैं, तो नोरुगाई वहाँ पर मना कर देती है। उसके बाद जो सांकाई के लोग थे वो शोगन के जो ऑर्डर दिए गए थे उन्हें मना कर दिया था। इस वजह से जो शोगन था वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था और उसके लोगों को खत्म कर दिया और नोरुगाई को उठाकर ले गया और उससे उसके जो क्लेन के बाकी लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवा रहे होते हैं। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं। तेंजा को कीसो दिखाई देता है जो कि उसका काफी ज्यादा अच्छा दोस्त होता है। उसके शरीर से फूल निकल रहे होते हैं। तेंजा ये देखने के बाद वहाँ पर रोने लगता है। तेंजो तुरंत कीसो को उठाकर बोट में रखता है और उससे आइलैंड के बारे में पूछने लगता है, लेकिन वो कुछ पूछे वहाँ पर मॉन्स्टर उसके 2 टुकड़े कर देते हैं। वहाँ पर तेंजो और नोरुगाई ये देखकर काफी ज्यादा डर गए होते हैं। नोरुगाई कह रही होती है कि ये सब उसके कर्मों का फल है, ये सब उसकी वजह से हो रहा है और यहाँ पर तुम भी फंस गए। मैं बोल रही हूँ कि तुम यहाँ से जल्दी से भाग जाओ, ये मेरी सजा है, इसे मुझे भुगतने दो, तुम यहाँ से चले जाओ। तेंजा उसे कहता है कि ऐसी बात नहीं है और वो वहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर होते हैं वो उन्हें मारता चला जाता है और उसे कह रहा होता है कि अगर तुम अपनी प्रॉब्लम को नहीं बताओगी तो मैं तुम्हारे लिए सॉल्यूशन कैसे निकालूंगा। आखिर तुम यहाँ पर क्यों मरना चाहती हो, बाकियों से मुझे कोई मतलब नहीं है, तुमसे मतलब है और तुम्हें यहाँ पर मुझे बताना होगा। तो नोरुगाई बता रही होती है कि उसकी वजह से जो उसका संगाई क्लेन था वो मारा गया। तेंजा उससे पूछता है कि तुम बहुत ज्यादा सोचती हो, इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी, तो क्या तुम इसके लिए मर जाओगी, क्या तुम यही चाहती हो, तो मुझे बताओ। तो नोरुगाई कहती है कि वो नहीं मरना चाहती, वो रोने लगती है। तो तेंजा उसे कहता है कि चुप हो जाओ और ये लो तलवार। फिर उसके बाद उन लोग मॉन्स्टरों से लड़ते हुए आगे बढ़ जाते हैं और वो लोग एक सेफ जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो लड़की अपने पूरे कपड़े उतार देती है और उसके सामने आ जाती है और उसे कहती है जब सारी चीजें ठीक हो जाएंगी तो वो दोनों जाकर शादी कर लेंगे। तो तेंजा कहता है कि बिल्कुल, लेकिन पहले अपने कपड़े पहन लो, उसे बहुत ज्यादा शर्म आ रही है। यहाँ पर सेंटा होता है, सागिरी से वो रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि वो यहाँ पर रुक जाए क्योंकि जो गाबीमारू है
वो उसी की बातें मानता है और उसने देखा कि किस तरीके से उसने सागिरी को बचाया था। उसके बाद रात हो जाती है। जो गाबीमारू होता है वो साइड में बैठा होता है। उसके पास सागिरी आती है, जिसे देखने के बाद गाबीमारू कह रहा होता है कि तुम अब भी मुझ पर नजर रख रही हो। तो वो उसे बताती है कि सारे समुराई सो गए हैं, तो अब मेरी बारी है। गाबीमारू उससे माफी मांगते हुए कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें चोट पहुंचा दी, जिसकी वजह से उस बटरफ्लाई का जो जहर था वो तुम्हारी बॉडी में जल्दी से असर करने लगा। ये बात सुनने के बाद जो सागरी होती है वो थोड़ा हैरान हो रही होती है। गाबीमारू कह रहा होता है कि तुम्हारी बातें मेरे दिल को जाके लगी है। वो यहाँ पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएगा और यहाँ से जो चीज इम्पोर्टेंट है वो लेकर जाकर शोगन को दे देगा और अपनी बीवी के पास इवागाकुरे गांव में जाकर टाइम स्पेंड करेगा, जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर वो आगे कहता है कि तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा वीक लग रही हो। जब हम जेल में मिले थे तो तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही थी, ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ? गाबीमारू आगे कहता है कि तुम उस टाइम दिमाग से काम ले रही थी, लेकिन अब दिल से काम कर रही हो। ये बात सुनने के बाद सागरी काफी ज्यादा हैरान होती है। वो आगे बताता है कि उसके गांव में एक बात कही जाती थी, जब तक तुम उस काम को खुद से नहीं कर लेते, उस फीलिंग को खुद से महसूस नहीं कर लेते, तब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा कि वो क्या थी असल में। क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि हम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और कितने ज्यादा वीक हैं। वो बताता है कि हमें जल्दी करना होगा, क्योंकि यहाँ पर इवागाकुरे के लोग भी आने वाले हैं। वो कितने ताकतवर होंगे ये मैं नहीं जानता। उसके बाद वहाँ पर सुबह हो जाती है। गेंजी उसके पास आता है और उससे पूछता है कि तुमने डिसीजन ले लिया है, चलो मैं तुम्हें बोर्ड के पास छोड़ देता हूँ। तो सागरी उसे कहती है कि मैंने डिसीजन ले लिया है, मैं यही रुकने वाली हूँ। गेंजी उसे समझाता है कि तुम एक लड़की हो और तुम यामाडा क्लैन की वंशज, और तुम्हें उसे बढ़ाने के लिए किसी से शादी करनी होगी, तुम्हें ये काम छोड़ देना चाहिए। तो सागरी बताती है कि जब वो छोटी थी तो उसके डैड को भी ऐसा ही लगता था। वहाँ के जो लोग थे वो यही सोचते थे कि जो सागरी है वो यामाडा क्लैन को आगे नहीं चला सकती है। अगर वो यहाँ से चले जाएगी तो उसकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसे ठेस पहुँचेगी और वापिस से उसे वही चीजें सुननी पड़ेगी जो कि वो नहीं चाहती। तो वो पूछता है कि तुम क्या चाहती हो? सागरी वहाँ पर उसके सामने घुटनों के बल बैठ जाती है और उसे कहती है कि मुझे माफ कर दो, मुझे एक योद्धा की तरह देखो। मैं अपनी जिंदगी एक समुराई की तरह पूरी करना चाहती हूँ, ना कि एक लड़की की तरह। तो आपको समझना होगा कि मैं एक समुराई हूँ, भले ही मेरे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, मैं काफी ज्यादा कमजोर हूँ, लेकिन अपने आप को सुधारने के लिए मुझे यहाँ पर रुकना होगा। वो यही कहना चाहती है कि वो अपनी जिंदगी एक योद्धा की तरह बिताना चाहती है। इस पर गेंजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपनी तलवार निकाल लेता है और उसके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है कि सागरी उसकी इस तलवार को छीन लेती है। गेंजी ये देखकर हैरान भी हो रहा होता है और गुस्सा भी कर रहा होता है। सागरी उसे कह रही होती है कि जो तलवार होती है एक योद्धा की सोल होती है, आपने ही मुझे सिखाया था। तभी उसके पीछे एक मॉन्स्टर आ जाता है और उसे मार देता है। उसके बाद हमें रुकरूटो नाम का एक जाइंट के बारे में बताया जाता है कि वो बहुत ज्यादा ताकतवर था। जब वो एक बच्चा था तो वो बहुत ज्यादा खाता था। जैसे जैसे वो खाता था उसकी एज और उसकी पावर बढ़ते जाती थी और उसकी भूख कभी भी शांत नहीं होती थी। इसलिए उसने अपने पेरेंट्स को खा लिया, यहाँ तक कि जो गांव में जितने भी लोग थे उन्हें भी खा लिया। अब हम प्रेजेंट में आते हैं। रुकरूटो गेंजी के ऊपर अटैक कर देता है। वो दूर जाके एक पेड़ से टकराता है। सागरी उसे कह रही होती है कि उससे पहले गेंजी उसे कहता है कि यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। वो कहती है कि मैं ऐसा नहीं करने वाली। इससे पहले वो जाइंट उनके ऊपर अटैक करे, वहाँ पर गाबीमारू आता है और उसे एक किक मार देता है, जिससे वो जाइंट दूर जाकर गिरता है। पर इससे तो रुकरूटो को कोई भी असर नहीं हो रहा होता है। गाबीमारू कह रहा होता है कि ये कैसा इंसान है। सागेरी बता रही होती है कि ये पाइजन क्लैन का एक बंदा है और इसकी जिम्मेदारी आइजन को मिली थी, जो कि पता नहीं कहाँ पर है। गाबीमारू सोचता है कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन इस जाइंट के सामने तो ये पॉसिबल नहीं लग रहा होता है। तो गाबीमारू डिसाइड करता है कि वो उससे लड़ेगा, क्योंकि जो हमारे क्लैन
के लोग बहुत ज्यादा ताकतवर थे, वैसे ही ये जायंट भी बहुत ज्यादा ताकतवर लग रहा होता है। वो अपने मास्टर की बातें याद करता है। वो रूल नंबर 9 बताते हैं कि अपने अपोनेंट की पूरी पावर का जायजा लेना चाहिए। उतने में वो जायंट गाबीमारू के ऊपर एक पेड़ फेंक देता है और उसे बचते हुए गाबीमारू और वो हेल्प मांगता है योजी से। वो कह रहा होता है कि तुम मेरी मदद करो, लेकिन वो कह रही होती है कि ताकतवर बंदों से लड़ने का काम तुम्हारा है, तुम उसे संभाल लोगे, मैं यहाँ से तुम्हें चेयर करती हूँ। गाबीमारू को पता है कि ये जो बंदा है ये बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन उसकी स्पीड कम होगी। जब वो अटैक उसके ऊपर आता है तो वो तो पहले स्लो लगता है, पर जब वो पास आता है तो गाबीमारू समझ जाता है कि इसके जो रिफ्लेक्सेस है वो भी बहुत ज्यादा तेज है। अब जो जायंट है वो गाबीमारू के ऊपर लगातार अटैक करने लगता है। गाबीमारू अपने आप को बचाते हुए कहता है कि अगर वो अटैक मुझे लग गया तो मैं मर जाऊंगा, तो इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो एक अटैक करेगा, निप्पो 8 स्टोन जुत्सु, जिससे वहाँ पर बहुत सारे स्टोन आ जाते हैं और वो उसकी तरफ फेंक देता है। लेकिन जब धुआं हटता है तो जो वो जायंट होता है उसको कुछ भी नहीं होता है, उसके पीछे की जो जगह होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तभी गाबीमारू अपने स्कार्फ का यूज करता है, उसे निंजा आर्ट की मदद से स्टील का बना लेता है, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हो रहा होता है। गाबीमारू सोच रहा होता है कि उसकी कौन सी टेक्निक उसके ऊपर काम आएगी। दूसरी तरफ जो सागेरी होती है वो अपने सीनियर को संभाल रही होती है, उनकी मरहम पट्टी कर रही होती है, लेकिन खून तो रुक ही नहीं रहा होता है। गेंजी कहते हैं कि अभी तो तुम मेरे ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा थी, अब मुझे मनाने की कोशिश कर रही हो, मुझे समझ में नहीं आता कि तुम कितनी अजीब लड़की हो। मैंने कहा तुम्हें यहाँ से चले जाने को, लेकिन तुम यहाँ पर रुक गई। सागेरी उन्हें कहती है कि आप मेरे सीनियर हैं, मैं अपने लोगों को ऐसे छोड़कर नहीं जाती। तो गेंजी कहते हैं कि ठीक है, मैं समझ गया, तुम यहाँ पर छोड़कर मत जाओ। जो आइजन था उसे इसने मार दिया, लेकिन अब तुम्हारे हाथों में है। फिर जो रुकोरूटो होता है वो गाबीमारू के ऊपर अटैक करता है, जिससे गाबीमारू तो बच जाता है, लेकिन रुकोरूटो की एक जो उंगली होती है वो सागेरी काट देती है, जिसकी दर्द की वजह से जो रुकोरूटो है वो रोने लगता है। गाबीमारू ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और जो सागेरी होती है वो बताती है कि लोगों की सबसे वीक हड्डियां होती है, हम उसके ऊपर अटैक करते हैं। दूसरी तरफ जो सेंटा होता है वो कह रहा होता है कि मैं गेंजी की मदद करता हूँ। यूजी उसे कह रही होती है कि रुक जाओ, वो तो अब मरने वाला है, उसकी मदद करके कोई फायदा नहीं होने वाला और यहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर नहीं आने वाला। अब हम यहाँ पे शो का मजा ले सकते हैं, जब ये मर जाएंगे तो हम यहाँ से भाग जाएंगे। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो रुकोरूटो के ऊपर अटैक करेंगे। उसके जो वीक पॉइंट होते हैं हड्डियों में गैप, वो उसे ढूंढ के मारेंगे, लेकिन उसका गला काटना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। गाबीमारू कहता है कि वो उसके अटैक को रोकेगा, जिसके बाद सागेरी उसके पैरों को काट देगी, जिससे वो नीचे झुक जाएगा और उससे उसकी गर्दन काट दी जाएगी। रुकोरूटो उनके ऊपर अटैक करने लगता है। गाबीमारू अपने किक से उसके अटैक को रोक लेता है। सागेरी उसके पैर पर अपनी शॉट को मारती है, लेकिन उसका कोई भी असर नहीं हो रहा होता है, क्योंकि उसके दिमाग में अपने सीनियर को लेके बातें चल रही होती है। वो काफी ज्यादा इमोशनल हो गई होती है। वो अपने आप को वहाँ पर शांत करती है, क्योंकि उसकी जो टेक्निक है वो बिना इमोशन के काम नहीं करती है। सागेरी अपने आप को कहती है कि मुझे शांत हो जाना चाहिए, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करके उसके ऊपर एक अटैक करना चाहिए, और वो बिल्कुल वैसा ही करती है, उसके हाथों पर अटैक, लेकिन उससे उसको कुछ भी नहीं होता है। वो समझ जाती है कि यहाँ पर क्या परेशानी है। वो गाबीमारू को बताती है कि वो बहुत ज्यादा हिल रहा है, इसकी वजह से जो उसकी हड्डियों के गैप है वो बढ़ जाते हैं। गाबीमारू वही करने की कोशिश करता है, लेकिन रुकोरूटो को बहुत ज्यादा भूख लगने लगती है, तो वो वहाँ पर रोने लगता है, जिसकी वजह से दोनों के कान फटने लगते हैं। मौके का फायदा उठाते हुए रुकोरूटो उनके ऊपर अटैक कर देता है। गाबीमारू की हालत एक पिचके हुए आम जैसी हो जाती है, लेकिन वो कहता है कि मैं अपने आप को संभाल सकता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ। फिर वो दूसरी बार अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, तो सागेरी उसे बचाने के लिए आगे आ जाती है और वो कहती है कि अपने इमोशन को कंट्रोल करके, अपने आप को शांत करके उसके ऊपर
पर अटैक करना होगा। सागिरी अपने आप को कहती है एक लंबी सांस लो। रुक्रोटो उनके ऊपर अटैक करता है और सागिरी उसे ब्लॉक कर लेती है। ये देखने के बाद वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो हैरान हो जाते हैं। सेंटा कहता है कि पूरे क्लेन में उसकी रैंक 12 है, लेकिन ये रैंक उनके जज्बातों से डिसाइड नहीं होती है बल्कि उनके काबिलियत से डिसाइड होती है। क्योंकि वो लड़की है इसलिए उसकी रैंक इतनी कम है। दूसरी तरफ गेंजी भी कह रहा होता है कि वो काबिल तो है लेकिन अपने आप पर वो भरोसा नहीं करती है और वो अपने सवालों को जब सॉल्व करना शुरू कर देती है तो वो रैंक 1 से भी बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाती है। सागिरी बैटलफील्ड में तो बहुत ज्यादा कमजोर है लेकिन वो क्रिमिनल को मारने में बिल्कुल भी नहीं झिझकती। गाबीमारू भी ये देखकर कह रहा होता है कि वो पहली बार जब सागिरी से मिला था तो वो सही था, सागिरी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर गाबीमारू कहता है कि क्लोज हमले से तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये तो दूर ही भाग जाएगा। हमें खतरा उठाना होगा और उसे नीचे झुकाना होगा ताकि हम उसका गला काट सके।